हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिरी क्लास। इसका मतलब आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पूरे का पूरा फिनिश कर देंगे। और आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसक्लेनियस के वो क्वेश्चंस जो अभी बाकी रह गए थे, यानी कि जो बचे कुचे सवाल हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। और जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो सबसे एंड में एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं मिसक्लेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। आज की क्लास में बस वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने नहीं कराए थे पिछली क्लासेस के अंदर। सुनिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मिसक्लेनियस का एनसीईआरटी का क्या है क्वेश्चन, देखिए। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 prove that real part of Z1 Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। अच्छा, ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, जैसा बोला है आप वैसा कीजिए, आंसर आ जाएगा आराम से। कह रहे हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2। चलो एक काम करते हैं, कह रहे हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लेते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने मान लिया A प्लस में आयोटा B, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 उसे मैंने मान लिया दिस इज C प्लस में आयोटा D। ये मैंने यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताना ज़रा पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये A जो है वो इसका रियल पार्ट है और B क्या है इसका इमेजिनरी। और अगर मैं पूछूँ इसी का इमेजिनरी पार्ट, तो आप बोलोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज B। इसी तरह से अगर कहा जाए व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z2, तो आप लिखेंगे C। और अगर बोला जाए व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तब आप इसे बोल सकते हैं D। तो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक Z1 और एक Z2। ये है रियल पार्ट ऑफ Z1 A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज B, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज C एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज D। अब जो बोला है वो करना स्टार्ट करते हैं। सवाल में पूछा गया कि आप ये प्रूफ कीजिए कि जो रियल पार्ट है Z1 इंटू Z2 का वो ये आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद उसका क्या निकालूंगा रियल पार्ट, और वो इतना आना चाहिए। चलिए करते हैं ज़रा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सुनो, सबसे पहले मैंने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। तो Z1 है क्या हमारे पास A प्लस आयोटा B, और Z2 है हमारे पास C प्लस दिस इज आयोटा D। इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। A को C से मल्टीप्लाई किया AC, A को D से मल्टीप्लाई किया आयोटा AD से, तो ये हो गया आयोटा AD। उसके बाद आयोटा B को C से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज आयोटा BC, और फिर प्लस में आयोटा B इंटू आयोटा D, ये दोनों मिलकर के बन गए आयोटा स्क्वायर B इंटू में D। अगले स्टेप में मैंने इसे लिख दिया AC, फिर प्लस इन दोनों टर्म में आयोटा कॉमन है तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया और इसे लिख दिया AD, फिर प्लस में इसे लिख दिया BC और साथ में आ गया आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो इसे बना देगा माइनस का BD। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक काम करते हैं रियल पार्ट वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं रियल टर्म्स, यानी कि AC ये वाली टर्म और माइनस में BD, ये रियल पार्ट अलग कर लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज AD, और यहाँ पर दिस इज AD और प्लस में BC और साथ में आ गया आयोटा। अभी तक मैंने सिर्फ Z1 और Z2 को कैलकुलेट कर लिया। अगर Z1 इंटू Z2 आ गया तो मुझे इसी का रियल पार्ट ही तो निकालना है। तो देखते हैं जरा इसका रियल पार्ट कौन है। ये रहा इसका रियल पार्ट और ये क्या इसका इमेजिनरी। यानी कि अगर मुझे कहा जाए रियल पार्ट बताइए क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू AC माइनस में BD। ये रहा रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। अब आप जरा देखिएगा ध्यान से सभी लोग। तो अगर मैं यहां पर लिखूं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD। A क्या है, A इज द रियल पार्ट ऑफ Z1, तो मैंने A की जगह A लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ Z1। C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो इसकी जगह पर भी लिख दिया दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B इंटू D। B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और उसके बाद है D इज बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इसे मैंने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये लीजिए, हमसे यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था और बड़ी ही आराम से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, अगर ये मुझे ये बोलते कि आप निकालो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, तो भाई ये रहा इमेजिनरी पार्ट, इसको भी आप ऐसे ही कर लेते। तो ये था आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 और ये है उसका सॉल्यूशन। और इसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में जो भी आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी मिसलेनियस का है, NCERT का ही सवाल है भाई, ध्यान देना जरा सब लोग। रिड्यूस दिस टर्म टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इस सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अच्छा, वैसे मैंने पहले बताया स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आयोटा b। चलो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सवाल की। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, पहले मैंने वो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 माइनस 4 आयोटा, 1/1 माइनस 4 आयोटा, माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अच्छा देखिए, ये सवाल ना है तो आसान, लेकिन कई बार बच्चे इससे सॉल्व करते वक्त ना छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर नहीं मैच हो पाता। इसलिए जब भी इस सवाल को करो तो थोड़ा आराम से, तसल्ली से करो। हड़बड़ी में करने से आपका आंसर अक्सर गलत आ सकता है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ पहली और दूसरी टर्म का। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 4 आयोटा, फिर ये रहा 1 प्लस में आयोटा एज इट इज। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 1 प्लस में आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर -2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 1 माइनस में 4 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। और ये वाली टर्म जो है इसे हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस में आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसे लिखिए 1 प्लस आयोटा जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -2 को -4 से किया तो प्लस का 8, और यहाँ पर आयोटा एज इट इज ऐसे ही नीचे लिखिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, -4 आयोटा का 1 से किया तो माइनस का 4 आयोटा, -4 आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और अगली वाली जो टर्म है वो है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में आ जाएगा दिस इज 5 प्लस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 1 और 2, इसको 1 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो -1, फिर आयोटा और 8 आयोटा ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, 9 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। इसके नीचे वाली टर्म देखिए, 1 की जगह पर 1, 4 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा, और सबको पता है आयोटा स्क्वायर इज -1, वो माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा, +4, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर साथ में जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए अब जरा, यहाँ पर ये आपके पास टर्म बच रही है -1 प्लस में 9 आयोटा ब्रैकेट, उसके बाद अगली टर्म आती है 3 माइनस में 4 आयोटा एज इट इज, और इस पूरे के नीचे 1 और 4 ये मिलकर के हो गया 5, और माइनस में यहाँ पर हो गया 3 आयोटा ब्रैकेट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक ना मैंने इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आ गया। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे भी अलग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसका अगला पार्ट ना मैं इधर की तरफ सॉल्व करने जा रहा हूं। अब देखिए जरा नेक्स्ट, इसके आगे वाला हिस्सा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 3, फिर -1 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 4 आयोटा, उसके बाद 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस का 27 आयोटा, उसके बाद 9 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस का 36 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 इज 25, फिर 5 को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज प्लस में 5 आयोटा, फिर -3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में हो गया 15 आयोटा, और फिर -3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर। इसके अगले स्टेप पे आते हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से लिखें, इसके अगले स्टेप को -3 की जगह पर रहने देते हैं -3, 4 आयोटा और 27 आयोटा ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 31 आयोटा,
और माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, वो इसे -1 बना देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 36 और इस पूरी टर्म के नीचे 25 एज इट इज रहने देते जैसा है। उसके बाद 15 आयोटा और 5 आयोटा, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा -10 आयोटा, और ये है 3 की जगह पर 3, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए 36 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 33 एज इट इज, और ये बचेगा प्लस का 31 आयोटा, तो इसे रहने देते हैं 31 आयोटा अपॉन में यहाँ पर आ जाइए 25 प्लस 3, ये मिलकर के बन जाएगा क्या 28, और उसके बाद -10 आयोटा, तो ये रहा आपके पास दिस इज 10 आयोटा। अब देखो यार ये कैसा था और इसको कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। अब यहाँ से आपको ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, नीचे भी, अब आपको डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। चलिए अब रैशनलाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेते हैं, और समझदारी से काम लेने का मतलब ये है कि एक काम करते हैं, नीचे से ना 2 कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने से होगा क्या भाई, 2 जब आप कॉमन ले लोगे ना तो ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी पड़ेगा, आसान। अब मैं यहीं से ना इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, 14 माइनस 5 आयोटा है ना, इसे आप लिखिए 14 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, और ऐसे ही नीचे भी लिखेंगे तो ये भी हो गया 14 प्लस में 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सुनो, अब ना जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो ना तो भाई जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, बेटर वही रहेगा ताकि गलती ना हो। कई बार एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हीं में अक्सर गलती हो जाती है। अब यहाँ पर 33 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 14 और ये रहा 33, तो ये हो जाएगा 42, और फिर यहाँ पर भी हो गया 42, ये रहा 2 6 और ये 4, तो आपका 33 इंटू 14 इज व्हाट, दैट इज 462। इसी तरीके से अगली टर्म को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 के लिए 5 फिर आ जाएगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, और यहाँ पर रहेगा प्लस और साथ में यहाँ पर क्या हो गया आयोटा। अब 31 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखिए 31 इंटू में 14, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और फिर 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 31, ये आ गया 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में दिस इज 434, प्लस में आएगा प्लस दिस इज 434, और फिर यहां पर आ गया आयोटा। देखिए 33 को 14 से किया यहां लिखा, 33 को 5 से किया यहां लिखा, 31 आयोटा को 14 से किया तो यहां लिखा। अब 31 आयोटा को 5 से करेंगे तो 5 आयोटा से, तो प्लस 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और उसके बाद आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर, और ये बाकी की टर्म्स यहाँ से मैं हटा देता हूँ। फिर ऐसे ही इसके नीचे वाली टर्म की बात करते हैं। अब यहाँ 2 है तो 2 को 2 रहने दीजिए एज इट इज। अच्छा, इसमें तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 5 आयोटा और इसका भी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 462 एज इट इज, 165 और 435 इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 प्लस 5 ये मिलकर के कितना हो गया 9 और आयोटा एज इट इज, 3 और 6 ये भी कितना हो जाएगा 9, 4 और 1 ये कितना हो जाएगा 5 और बीच में रहेगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर बच रहा है 155 और सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इसके नीचे अगर हम लिखें इसे तो 2 की जगह 2, और 14 का स्क्वायर होता है 196। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 14 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो गया 56, और 14 1 जा 14, तो ये हो गया 196, तो ये हो गया हमारे पास 14 का स्क्वायर 196, फिर माइनस 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर हो गया आयोटा का स्क्वायर एज इट इज, इसे यहाँ से रब कर देते हैं। अब इसका अगला पार्ट देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट 462, इसमें से 155 माइनस करना है, तो इसको और इसको माइनस कर देते हैं, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 7, ये रहा 5, 5 में से 5 माइनस किया तो 0, ये बचेगा 4, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 3, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 599 आयोटा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2 एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, इसे लिखिए 196 एज इट इज, 25 की जगह 25, और आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, तो आप इसे लिख पाएंगे 307 प्लस में 599
इंटू में आयोटा, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 2 की जगह 2 एज इट इज ब्रैकेट, इसे ऐड कर दीजिए 6 और 5 11, 11 के लिए 1 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 1 9 और 1 10 और 2 12, 12 का 2 और यहाँ पर कैरी 1, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2 2 1। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिखिए 307, फिर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या 599 आयोटा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 442, तो इसे भी लिख देते हैं 442, और अपॉन में इसे भी लिख देते हैं 442। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, अगर मैंने इसमें कोई गलती नहीं है की तो। ठीक है, बट फिर भी देखिएगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बताना, अदरवाइज देख लेंगे। वैसे ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से एकदम सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, एक मिनट, ये पेज हटाइए, यस हटा दो। अब ये क्वेश्चन एक हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इस पेज को भी रिमूव कर देते हैं, यस। अब आइए ये वाला क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब ना आपको ना ये दोनों टर्म इक्वल दे रखी है और प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम एक काम करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं और क्या लेके आते हैं RHS। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं LHS सॉल्व करूं तो मुझे ही पता लगा यार इसे सॉल्व करने के लिए मुझे u और v की ज़रूरत है। इसका मतलब पहले मैं u निकालूंगा, v निकालूंगा, उसके बाद LHS बराबर क्या लाऊंगा RHS। और u और v निकालूंगा कहाँ से, उसके लिए मुझे ये दिया गया है x प्लस आयोटा वाई का क्यूब किसके बराबर है, u प्लस आयोटा v के। चलिए अब देखते हैं ज़रा ये होगा कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ से u और v निकालना चाहता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है x प्लस में आयोटा y, इसका क्यूब एज इट इज, और इक्वल टू में है u प्लस में आयोटा v। सभी लोगों को क्यूब का फॉर्मूला आता होगा। और अब आप यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। क्या होता है a क्यूब प्लस में इसे लिखते हैं 3a स्क्वायर, इंटू में आ जाएगा b, उसके बाद बीच में आ गया प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3ab स्क्वायर, a की जगह x और b की वैल्यू है आयोटा y और इसका स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा b का क्यूब, तो इसे लिखेंगे आयोटा y और इस पूरे के ऊपर दिस इज आयोटा y और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, इक्वल टू में लिखा है u प्लस आयोटा v, तो ये रहा u प्लस में आयोटा v एज इट इज। अब यहाँ से x क्यूब की जगह पर रहने दीजिए x का क्यूब, प्लस दिस इज 3 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में y और आयोटा साइड में लिख दिया, बीच में आ गया प्लस, इसे भी लिखते हैं 3 इंटू एक्स इंटू में y का स्क्वायर अलग और आयोटा का स्क्वायर अलग, देख लो आयोटा स्क्वायर अलग कर दिया। ये लिखा आपके सामने, इसे लिखेंगे आयोटा क्यूब अलग से इंटू में y क्यूब और इक्वल टू में आ जाएगा u प्लस में आयोटा v एज इट इज। अगले स्टेप में x क्यूब की जगह x का क्यूब, प्लस में इसे लिखिए 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में y और इंटू में आयोटा जैसा था वैसे ही नोट कर लिया। ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और जैसे ही यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई आएगा ये बन जाएगा 3x इंटू में y का स्क्वायर। और मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, फिर से याद दिलाता हूँ, आयोटा क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए माइनस आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू में y क्यूब और इक्वल टू में हो गया u प्लस में आयोटा v। अब एक काम करते हैं, रियल पार्ट अलग कर लेते हैं इकट्ठा और इमेजिनरी अलग। देखो ये रहा रियल पार्ट एक और दूसरा रियल पार्ट ये रहा, मतलब यहाँ पर आप इन रियल पार्ट को इकट्ठा रख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस में 3x इंटू में y का स्क्वायर, ये रहा आपका रियल पार्ट, प्लस में इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा, आयोटा कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y, इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस में y का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, और इक्वल टू में आपके पास बचेगा u प्लस में आयोटा इंटू में v। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, दूसरा ये रहा, क्योंकि ये देखो a प्लस आयोटा b, ये भी a प्लस आयोटा b, और मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। तो हम एक काम करते हैं, रियल को रियल के बराबर लिखते हैं, तो ये मेरे पास आ गया x का क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये बराबर हो गया u के, और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर वाई, फिर माइनस में y क्यूब इज इक्वल टू में कितना आ गया v। तो भाई यहाँ से मुझे u मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया v, तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेते हैं, u को इधर लिख देते हैं तो u की वैल्यू आ गई x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ से v निकाले तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में y और माइनस में y का क्यूब, तो ये रहा आपके पास u और ये रहा आपके पास v। ये लो जी, मुझे u और v तो पता चल गया।
अब मैं यहां से ना आप लोगों को LHS सॉल्व करके RHS ला करके दिखाता हूं। देखिए जरा, मैं यहां से लिख देता हूं क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। LHS में क्या है हमारे पास, u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y इक्वल टू में, अच्छा u हमने कितना निकाला, u की जगह u की वैल्यू रख दो x का क्यूब माइनस में 3x इंटू में y का स्क्वायर एज इट इज, और अपॉन में x की जगह पर x, बीच में है प्लस। अब v ये रहा आपके पास, v को लिखिए, क्या हो गया 3x स्क्वायर y, और फिर माइनस में यहाँ पर हो गया y का क्यूब और अपॉन में y की जगह पर y। तो मैंने u की जगह u रख दिया, v की जगह v रखा। अच्छा देखिए ऊपर से ना कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, इसमें से x लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू में y का स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर x, और ये x आपस में कैंसिल, बीच में है प्लस। ऊपर से ना आप y कॉमन लीजिए, यहाँ पर आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा y, और फिर y से y को क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो आपके पास जो टर्म बची वो क्या बची, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3x का स्क्वायर, फिर माइनस में y स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों जोड़ करके क्या बन गए, 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और 1y स्क्वायर ये दोनों भी ऐड होकर के क्या बन गए, 4y स्क्वायर, और दोनों में मुझे 4 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। आप ये देखिए LHS, और हमारा जो आंसर आ गया दिस इज द RHS। इसका मतलब हमें यही प्रूफ करना था और ये अपने आप ही आ गया भाई। तो ऐसा कोई भी सवाल हो ना तो आप आराम से जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसकी मदद से u और v निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद LHS में उसे पुट कीजिए, अपने आप ही आपको क्या मिल जाएगा, RHS। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ये भाई मिसलेनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी सवाल। अब देखो इस सवाल में बोला क्या गया है, जैसा बोला गया है वैसा करते जाइए, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। सवाल में कहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m अगर 1 के बराबर है, देन फाइंड द लीस्ट सबसे छोटी, पॉजिटिव मतलब प्लस की, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू ऑफ m निकालिए। हमें m की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन साथ में कंडीशन भी है कि m की सबसे छोटी, वो भी पॉजिटिव, और वो भी इंटीग्रल वैल्यू ही हमें चाहिए। ठीक है, हम उससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है, आपको दिया गया है 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, कह रहे हैं कि इसकी जो पावर m है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो बताओ m क्या होगा। मैंने सोचा ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और आपको पता है कि भाई अगर इन्हें डिवाइड करना है तो आपको करना पड़ेगा इसे रैशनलाइज, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस आयोटा से, और उसकी पावर m और इक्वल टू में क्या रहेगा, 1। इसके नेक्स्ट स्टेप पर ऊपर भी 1 प्लस आयोटा, ये भी 1 प्लस आयोटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के बन गए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई m, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। इसके नेक्स्ट स्टेप पर आइए अब जरा, अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते, तो a स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा 2a और इंटू में b, और इस पूरी टर्म के नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है m, इक्वल टू में 1। इसका नेक्स्ट पार्ट इधर देखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इज -1, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा, अपॉन में यहाँ पर 1 की जगह 1 और माइनस माइनस प्लस, इस पूरे पर पावर कितनी है m और इक्वल टू 1। अच्छा -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल, तो आपके पास यहाँ बचेगा क्या 2 आयोटा, और नीचे 1 प्लस 1 इज 2, और इस पूरे पर पावर कितनी है m इक्वल टू में 1, 2 से 2 कट गया, तो मैंने इसको देखा तो ये बच गया आयोटा रेज टू द पावर m इक्वल टू 1। याद रखना मैंने कुछ नहीं किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में थे, मैंने रैशनलाइज करके उन्हें डिवाइड कर दिया और ये बचा मेरे पास। अब आपको ये सोचना है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि वो 1 के बराबर हो, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि m की लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, साथ में पॉजिटिव होनी चाहिए, और साथ में इंटीजर होनी चाहिए। अब यार देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप सोचो, अप्लाई करो और देखो m की वैल्यू अलग अलग ले करके कि इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ से m की डिफरेंट वैल्यूज लेना स्टार्ट करूँ, चलो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि चलो m को ना 1 लेके देखते हैं क्या होता है, लेकिन जब आप m को 1 लोगे तो ये तो आयोटा की पावर 1 कितना हो जाएगा, आयोटा
क्या ये 1 के बराबर आया? नहीं आया। तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, m को 1 मत लो। अगर मैं m को 2 लूँ तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, वो तो -1 होता है और मुझे क्या चाहिए +1। तब आप बोलोगे सर जी 2 भी मत लो। अब मैंने सोचा m की जगह 3 लूँ तो ये बन जाएगा आयोटा का क्यूब। ये तो मैं शुरू से याद कराता आ रहा हूँ, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा और हमें क्या चाहिए 1, तो हमने इसको भी छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पर m की वैल्यू कितनी ले ली 4। इससे बात बन सकती है क्योंकि आयोटा की पावर अगर आपने 4 लिखी तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1, यानी कि आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इज +1। इस वजह से बेटर रहेगा कि आप इसमें m की जगह पर क्या ले लें 4। तो मैं यहाँ पर से ना इसको ऐसे ना लिखने के बजाय सीधा चाहूँ तो ऐसे पुट कर सकता हूँ कि मेरे पास m का आंसर कितना आ गया 4। ये रही आपकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। या फिर अगर आप चाहो तो फिर ऐसे कर सकते हो आयोटा की पावर m इक्वल टू में क्या मैं इसे -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर -1 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा +1। फिर उसके बाद मैं इसे रहने देता हूँ आयोटा की पावर m एज इट इज -1, इसी को तो आयोटा स्क्वायर लिखा जाता है और इस पूरे का स्क्वायर एज इट इज। देख लो जी, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, -1 की जगह क्या लिखा आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा की पावर m इक्वल टू में आयोटा की पावर 4। अब आप देखिए बेस से में पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी कि m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सीधा आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि m 4 होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर 1 आएगा। अच्छा वैसे m की और भी वैल्यूज हो सकती है भाई, m 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ऐसे 4 के जितने मल्टीपल है सारे आंसर होंगे। लेकिन रुको, इन्होंने कहा है कि आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए और इन सब के अंदर जो सबसे लीस्ट है वो कौन है 4, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा 4 होगा। ये बाकी के सभी हमारे आंसर्स नहीं होंगे। तो ये तो मिसलेनियस का आखिरी सवाल था। अब एक छोटा सा पार्ट बाकी है, 2 पार्ट हैं जो मुझे बताने आपको। तो क्वेश्चंस तो हो गए खत्म। अब यहां से हम आते हैं एक छोटे से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इमेजिनरी नंबर्स। देखो यार, इसमें ना कई बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो गलती आप ना करो, इस वजह से मैंने इसको ना सबसे एंड में लेक्चर के ऐड कर दिया, सबसे एंड में। अब देखिए ज़रा मैं क्या चीज़ आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 इमेजिनरी नंबर्स। सुनिए, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताइए 4 इंटू में √4 इंटू √25, इसका आंसर क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं सर, आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू में 25 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 100 और 100 का रूट कितना आएगा 10। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि सबको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी कि √a इंटू में √b बराबर होता है किसके √ab के। ऐसा सब लोग जानते हैं। मैंने यही रूल तो यहाँ पे अप्लाई किया, इसी को इस्तेमाल किया और मेरे पास मेरा आंसर आ गया। लेकिन ना भाई, इस चीज़ के ऊपर एक ज़रूरी बात है जिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ना आपके सामने एक छोटी सी बात लिखने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है -1, या फिर मैं ये बोल दूं कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है √-1, इसी को तो आयोटा बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम आयोटा के स्क्वायर को निकालना शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा यार आयोटा स्क्वायर निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, आयोटा इंटू आयोटा 2 बार लिख देते हैं। और मैं तो जानता हूं आयोटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, रूट में -1। फिर दूसरे वाले आयोटा के लिए भी मैंने क्या यूज किया, रूट में -1। अच्छा, अब दोनों ही रूट में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रूट में डाल दिया -1, फिर इंटू में डाल दिया -1। अगर मैं -1 इंटू -1 करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया √1, और √1 का रूट निकालोगे तो वो कितना आएगा 1। इस हिसाब से जब आप देखोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई +1। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई भाई। आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया आयोटा स्क्वायर इज +1। तो क्या मैं ये बोलूँ इसकी वैल्यू -1 लूँ या फिर +1 लूँ? इसका मतलब ये है कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ आयोटा स्क्वायर -1 जो कि पूरे चैप्टर में हमने हर जगह इस्तेमाल किया, और सबसे एंड में आके आपने प्रूफ कर दिया कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया +1। इसका मतलब क्या ये दोनों सही है? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये -1 भी हो और ये +1 भी हो? इसका तो मतलब ये हो गया ना कि -1 इज इक्वल टू क्या हो गया +1। भाई अगर मैं यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू उठाऊं -1 और यहाँ रख दूं तो इसका मतलब तो -1 बराबर में +1 हो गया। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये आता है कि आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मैंने इसमें गलती कहाँ की है, क्या गलती की है जो मेरा ऐसा आंसर आ रहा है? अगर कोई गलती की है तो बताओ, और नहीं की तो फिर ये ऐसे क्यों आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें एक जगह पर गलती की है।
हमारे एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा सवाल आया था जिसके अंदर ने ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर इसमें कुछ गलत है तो बताओ वो क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि गलती इसमें है कहाँ। सुनिए ध्यान से, देखिए यहां पर ना इस बात को नोट में लिख लेना, NOTE नोट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। पता है आपने ये सुना है, ये सीखा है कि अंडर रूट ऑफ A इंटू में अंडर रूट ऑफ B ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ दिस इज A इंटू B। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपका A 0 से बड़ा हो और B भी 0 से बड़ा हो। ऐसा तब भी होगा जब आपका A 0 से बड़ा हो और B 0 से छोटा हो। ऐसा तब भी होगा जब आपका A 0 से बड़ा हो और छोटा हो और B 0 से बड़ा हो। लेकिन ऐसा तब नहीं होता जब A और B दोनों 0 से कैसे हो, छोटे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां लिखूं अंडर रूट ऑफ A इंटू में अंडर रूट ऑफ B, तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ B। लेकिन अगर आपके A की वैल्यू 0 से छोटी और B भी 0 से छोटा हो तब ये इसके बराबर नहीं होता, नहीं होता बराबर भाई। रूट A इंटू रूट B इज इक्वल टू रूट ए बी ओनली इफ, जब या तो A और B दोनों पॉजिटिव हो, या A पॉजिटिव हो B नेगेटिव हो, या A नेगेटिव हो B पॉजिटिव हो। मतलब इनमें से कम कोई एक पॉजिटिव होना ही चाहिए, कम से कम एक। उसका मतलब है उससे कम नहीं, या तो A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तब तो रूट A इंटू रूट B को रूट ए बी लिखोगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब रूट A इंटू रूट B जो है वो रूट ए बी के बराबर नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि सर अगर रूट A इंटू रूट B रूट ए बी के बराबर नहीं होता तो फिर किसके बराबर होता है? मैं आपको बताता हूं किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ रूट ए बी के। तब ये बराबर होता है किसके? अंडर रूट ऑफ A इंटू में अंडर रूट ऑफ B इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ A इंटू B, और यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। ये इसके बराबर होता है। अब क्यों होता है मैं आपको यहां पर बताता हूं, और ऐसा क्यों कि इसके लिए तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जब ये दोनों नेगेटिव होते हैं तब ऐसी क्या मौत पड़ जाती है कि ये दोनों इसके बराबर नहीं आ पाते। मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अगर इन दोनों को बराबर मान लिया जाए ना तो भाई ये वाली चीज़ ना सही हो जाएगी, और जबकि मैं आपको इसकी गलती बता देता हूँ कि इसमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों ऊपर वाला सवाल जो है ये गलत है। और उसकी वजह है यहाँ पर मैंने की है एक मिस्टेक, और वो मिस्टेक ये है कि ये है रूट A, ये रहा रूट B, और मैंने फॉर्मूला लगाया रूट A इंटू रूट B, और वो भी तब लगा दिया जब A और B दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, जबकि ये फॉर्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब A और B में से कम कोई एक कैसा हो, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर जो मैंने किया है ना वो रॉन्ग है, वो गलत है इस जगह पर, ये गलती है। अब देखिए एक बार हम एक सवाल पर आते हैं, उससे समझाता हूँ आपको। सुनिए, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, मुझे कहा गया कि इसकी वैल्यू ये निकालिए रूट 4 और अंडर रूट ऑफ -9। तो मैं इसको दो तरीकों से करके दिखाता हूँ। अंडर रूट ऑफ 4 इंटू में अंडर रूट ऑफ -9, मैं अगर चाहूँ तो 4 का स्क्वायर रूट लिख देता हूँ 2, और 9 का स्क्वायर रूट अगर लिखना है तो 9 का स्क्वायर रूट 3, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 आयोटा। ये आंसर है। अच्छा, अगर कोई चाहे तो इसमें वही वाला रूल इस्तेमाल कर ले, और कौन सा? कि रूट 4 इंटू में रूट -9, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रहा 4 इंटू में -9, तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ -36, और सबको पता है 36 का रूट कितना हो गया? 6, और माइनस है इसलिए क्या लगेगा? आयोटा। आप देख लो दोनों से आंसर कैसा आ रहा है, सेम। और इसमें रूट A इंटू रूट B रूट ए बी के बराबर आ गया, फॉर्मूला लग गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए ऐसा लग पाया। अगर मैं यहां पर इस सवाल को करना शुरू करूं तो ध्यान से सुनना, एक्चुअल में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है माइनस का रूट 25 माइनस में अंडर रूट ऑफ 49। अब कोई ये सोचे कि मैं इसके अंदर माइनस रूट 25 इंटू में माइनस रूट 49 लगा दूं, तो भाई ये करना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां दोनों ही नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव, इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर करोगे तो गलत आंसर आएगा। तो अब इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे? ये जो रूट 25 है ना, आप इसको लिखेंगे 5, और नेगेटिव की वजह से क्या आ जाएगा? आयोटा। ऐसे ही अगर आप इसे लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा 7, और नेगेटिव है इसलिए क्या आ जाएगा? आयोटा। और यहां पर 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35, और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया 35, आयोटा स्क्वायर इज -1, इट मीन्स माई फाइनल आंसर इज -35।
ये आंसर है। अच्छा, अगर आपने इससे निकाला आंसर ना, तो पता है क्या आंसर आएगा? +35, जो कि गलत होगा, इक्वल नहीं आएगा। इसलिए याद रखना, जब कभी भी दोनों नंबर रूट में नेगेटिव हों तब आपको रूट ए इंटू रूट बी नहीं इस्तेमाल करना, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? रूट ए बी, लेकिन साथ में क्या आएगा? नेगेटिव, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट ए बी। अच्छा, इसके सवाल पेपर में दिख जाते हैं कई बार, कई टीचर डाल देते हैं एमसीक्यूज में या छोटे मोटे सवालों में, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको इस चीज के बारे में पता है या फिर नहीं पता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। चलिए अब हम आते हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर। ये रहा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट। इसका कोई सवाल नहीं दे रखा हमारी किताब के अंदर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, इसलिए मैं आपके सामने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। उसको ज़रा ध्यान से सुनना। इसमें मैं थोड़ा मॉडुलस के बारे में और कॉन्जुगेट के बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। सुनिए, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड एर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड एर्गेंट प्लेन। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, व्हाट इज एर्गेंट प्लेन। अच्छा, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, दो अलग अलग नहीं है भाई, एक ही चीज़ के दो दो नाम ही ये वाले। अब सुनिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ना दो एक्सिस बनाने जा रहा हूं, एक एक्स और एक वाई एक्सिस। मान लीजिए ये रही हमारे पास एक एक्सिस, ये रही एक एक्स एक्सिस। फिर एक और एक्सिस बनाने जा रहे हैं, ये रही हमारे पास हमारी वाई एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस। इसे मैंने लिख दिया एक्स डैश, ये आपके पास है एक्स, इसे मैंने लिखा y, और इसे यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज y डैश, और यहाँ पर मैं ओरिजिन लिख देता हूँ और इस जगह पे नंबरिंग कर देता हूँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3 एंड दिस इज 4। इसी तरीके से यहाँ पर -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। फिर यहाँ पर भी +1, +2, +3, +4। फिर यहाँ पर -1, -2, -3 एंड -4। ये रहा हमारे पास एक सिंपल सा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहा हूँ और इसके ऊपर ना प्लॉट करने जा रहा हूँ। आप देखिए ज़रा कैसे प्लॉट करेंगे। लेट कर लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज 3 + 2 आयोटा। पता है ये रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी। ये जो रियल वाला पार्ट है इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करते हैं और इमेजिनरी वाले को वाई की तरह। मतलब एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, मतलब ये नंबर तो यहाँ पर प्लॉट करेंगे। मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया a और इसके कोऑर्डिनेट डाल दिया 2,3, और आप जानते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, z इज इक्वल टू में -2 और प्लस में यहाँ पर ले लिया 3 आयोटा। चलो इसे प्लॉट करते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू -2 और y कितना है 3, तो यहाँ पर ले लिया दूसरा नंबर, इसका नाम रख दिया b, और इसको अगर मैं डिनोट करूँ तो यहाँ लिख देता हूँ -2,3, और ये जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में। एक और नंबर लेते हैं, z इज इक्वल टू में -3 और फिर यहाँ पर -2 आयोटा। तो अब देखिए x का -3 और y का -2 तो यहाँ पर कहीं पे होगा। इस पॉइंट का नाम रख दिया c, -3, -2, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में। एक और नंबर लेते हैं, z बराबर में दिस इज 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा x का 2 और y का -3, तो यहाँ पर हो गया एक नंबर d, दैट इज 2 - 3 आयोटा। और आप जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, मतलब ये वाला नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग क्वाड्रेंट में रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए अब हम ना एक और नंबर कंसीडर कर रहे हैं। मान लो मैंने लिखा z इज इक्वल टू में 3, बस इतना। मैंने कहा इसे प्लॉट करो, तो आप बोलोगे सर ये जो 3 लिखा है ना, मैं इसे 3 + 0 आयोटा लिख देता हूँ। तो ये हो गया x पार्ट और ये वाला इसका y वाला हिस्सा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे यहाँ प्लॉट करूँ तो x का 3 और y का 0, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 3,0। इसी तरह से अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लूँ, ये सब भाई अलग अलग एग्जांपल्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, मैंने इन सबको इस प्लेन के ऊपर प्लॉट किया। एक और नंबर ले रहा हूँ, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -2, तो आप इसे लिख सकते हो -2 प्लस में 0 आयोटा। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 और y कितना है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये रहा -2,0। इस तरह से एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं p, इसका नाम क्या रख देते हैं q, इस तरीके से रख दिया। अच्छा, आप इन दोनों नंबर्स को देखो, ये दोनों के दोनों प्योरली रियल नंबर्स हैं।
इसका मतलब जो भी प्योरली रियल नंबर है वो कौन सी वाली एक्सिस पर आ रहे हैं, अपने आप ही एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी प्योरली रियल नंबर्स हैं, इसीलिए इस वाली एक्सिस का एक नाम रखा गया है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस को बोल रहे हैं रियल एक्सिस, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब क्या हैं, प्योरली रियल नंबर्स। ऐसा ही अगर मैं एक और कंसीडर करूं नंबर, तो मान लीजिए मैंने लिखा z इज इक्वल टू में सपोज कर लीजिए लिख दिया 3 आयोटा। अब मैंने बोला इसे प्लॉट करो, तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो 0 + 3 आयोटा। इसका मतलब रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 3, तो आप इसे अगर पुट करेंगे तो यहां पर ही तो आएगा आपके सामने x का 0 और y का कितना हो गया 3। तो आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर है, वो भी प्योरली इमेजिनरी नंबर, और ये कौन से एक्सिस पर आ रहा है, y पर। इसका मतलब आप इसे क्या बोलोगे, इमेजिनरी एक्सिस। तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं कि व्हाट इज दिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। तो अब आपको पता लग गया दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। इसके ऊपर सारे प्योरली रियल नंबर्स, इस पर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, और इन जगहों पर आ जाएंगे वो नंबर जिनमें रियल पार्ट भी है और साथ में इमेजिनरी पार्ट भी है। तो ये जो पूरे का पूरा प्लेन आपको दिख रहा है ना, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है, इस पूरे के पूरे प्लेन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी प्लेन को जिसके ऊपर हर पॉइंट किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग होता है, उसी का एक नाम रख दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। तो पता लग गया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड व्हाट इज आर्गेंट प्लेन, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। अच्छा चलिए मैं आपके सामने ना एक छोटी सी बात और डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। वो छोटी सी बात, हाँ एक मिनट, चलिए अब सुनिए ध्यान से एक चीज और। अब यहां पर हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। बताता हूं जरा मॉडुलस है क्या, सुनिए गौर से। मैं यहां पर ना इस तरीके से, वैसे मैं मॉडुलस के क्वेश्चंस वगैरह करा चुका हूं, बट मॉडुलस का प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है, मॉडुलस निकालने का मीनिंग क्या है, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया मॉडुलस से, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये ना आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है भाई। तो मान लीजिए ये रही आपके पास दो एक्सिस, एक x एक y, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस, और आपको पता है जो प्लेन मैंने आपके सामने बनाया है, अब मैं इसे बोलूंगा कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि इसके ऊपर का हर एक पॉइंट किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर मैंने ऐसे लिख लिया लेट z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया x प्लस में आयोटा y, ये रहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ना ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं 0 0, और इसका नाम किससे दिखा दिया, O से। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, मैंने मान लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने किस नाम से दिखा दिया, P से, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। ये मेरा ओरिजिन है, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पर, और ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इस रेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे O से P तक का डिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1। तो आप लोगों के सामने पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और दूसरी वाली टर्म को लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा y2 - में y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर O से P तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज योर x2, x2 इज x, व्हाट इज योर x1, 0 का स्क्वायर। तो यहां पर हो गया x2 x, x1 इज 0, और फिर दूसरा वाला प्लस में y2 की जगह y, और y1 इज अगेन 0। तो आप इसे लिख सकते हैं O से P तक का जो डिस्टेंस आ गया दैट इज अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखिए, आप इसी को बोलते थे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और याद कीजिए हम इसको किस निशान से दिखाते थे, z, और दो लाइंस दिखा देते थे, इसी को बोलते थे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में मैंने तो डिस्टेंस निकाला किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कहां से, ओरिजिन से। इसका मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस जो हम ओरिजिन से निकालते हैं वही उसका मॉडुलस होता है। यानी कि आप अगर चाहें तो इसी को किससे दिखा देते हैं, z से, और कई जने इसी चीज को चाहें तो किससे दिखा सकते हैं, r से। यानी कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो रियल में आप उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो भी कहां से, ओरिजिन से, वो भी किस पर, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर।
अगर किसी नंबर का मॉडुलस ज्यादा आता है मतलब वो ओरिजिन से दूर है, अगर किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर कम आता है मतलब वो ओरिजिन के पास है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 आ गया इसका मतलब वो ओरिजिन के ऊपर है, मतलब खुद वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाई ये आपके सामने आ गया क्या, मॉडुलस। तो इसी चीज को आप लोग क्या बोलते थे, मॉडुलस। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, मॉडुलस। अच्छा, इसी में एक चीज और है, एक चीज और है, वो चीज क्या है मैं बताता हूं, दैट इज कॉन्जुगेट। कि आखिर कॉन्जुगेट क्या होता था, सुनिए ध्यान से। अगर मैं याद दिलाऊं तो मैं अब कॉन्जुगेट को लिखने जा रहा हूं, दिस इज कॉन्जुगेट। आपको मैंने पढ़ाते वक्त ये कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप z उसके ऊपर बार का निशान डाल दो, और जब भी उसे लिखना हो तो बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, ये क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। आप इसी को क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट। एक्चुअल में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल ठीक इसके नीचे वाला यहां का कोऑर्डिनेट। इस जगह पर मैंने इसको किससे दिखा दिया, Q से दिखा देते हैं इस पॉइंट को, या एक काम करते हैं इसे P डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, चलो कोई नहीं। ये मैं इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक दिखा देता हूँ। ये रहा आपके पास उसका कॉन्जुगेट, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर ये P है तो यहाँ पर बना दिया P डैश, इसका कोऑर्डिनेट x वाला x रहेगा, और ये देखो इसके y दूसरे वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -y। मतलब ये p है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये किसको दिखा रहा है, उसके कॉन्जुगेट को। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लो अगर आप x एक्सिस को मिरर मान लेते हो, मिरर, तो मिरर के आगे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो मिरर के अंदर उतनी ही नीचे उसकी क्या बनती है, इमेज। इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब है उसकी मिरर इमेज, वो भी किसके अंदर, जब आप रियल एक्सिस को क्या मान लो, एक मिरर। तो इसका मतलब है P की मिरर इमेज P डैश, और एक्चुअल में P डैश जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वही नंबर आपके P वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मिरर इमेज। तो भाई यहां तक की चीजें थी जो आप लोगों को पढ़नी थी, तो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे का पूरा हुआ समाप्त। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा और दोबारा से पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। धन्यवाद।